अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। देखिए बहुत लोग टारगेट बनाते हैं कि मुझे यूपीपी जॉइन करना है। कैसे जॉइन करेंगे? अगर आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, सही दिशा में तैयारी नहीं करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएँगे। तो आप अपने तरीकों को बदलिए। अगर आप एक आध बार फेल हो चुके हैं और सही तरीके को अपनाइए और तब जाके सफलता मिलेगी आपको। तो अपने इरादों को बिल्कुल बरकरार रखिए, अपना तरीका चेंज कीजिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 19 नवंबर के करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि कर्नाटक की सरकार ने किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो देखिए कर्नाटक रत्न पुरस्कार से पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया जाएगा। देखिए जो पुनीत राजकुमार हैं इनको कर्नाटक राज्य का ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसको कर्नाटक रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो ये इसको पाने वाले 10वें शख्स होंगे। अब तक 9 लोगों को ये सम्मान मिल चुका है। देखिए जो कर्नाटक रत्न पुरस्कार है इसकी बात करें तो आखिरी बार ये साल 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को दिया गया था समाज सेवा के लिए, और अब जो है किसको दिया गया है? पुनीत राजकुमार को दिया गया है मरणोपरांत। और ये इस पुरस्कार को पाने वाले 10वें शख्स हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए अभी हाल ही में किस नई योजना की शुरुआत की है? तो देखिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने दुआरे राशन योजना को शुरू किया है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि दुआरे राशन योजना किस राज्य सरकार की योजना है तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। और जो आपका ये दुआरे राशन योजना है इस योजना के तहत राशन डीलर राज्य के यानी कि पश्चिम बंगाल के राशन कार्ड धारकों को घर जाकर उनके राशन की डिलीवरी करेंगे। यानी कि जो खाने का राशन महीने में मिलता है कहाँ से? कोटे से। तो उसको जो है अब क्या होगा, जो राशन होगा वो डायरेक्ट जो है उस कंज्यूमर को यानी कि उपभोक्ता को उसके घर पे डायरेक्ट पहुंचाया जाएगा दुआरे राशन योजना के अंतर्गत। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें जहाँ पे ये योजना शुरू की गई है, तो देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, और गवर्नर यहाँ के हैं जगदीप धनखड़, और कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस यानी कि नेशनल न्यूचुरोपैथी डे कब मनाया जाता है? तो देखिए नेशनल नेचुरोपैथी डे यानी कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस को हम 18 नवंबर को हर साल मनाते हैं। देखिए जो भारत का आयुष मंत्रालय है, देखिए आयुष, ठीक है, आयुष में एक एक अक्षर का एक एक मतलब है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। देखिए आयुष में ए का मतलब आयुर्वेद है, वाई का मतलब है योग और प्राकृतिक चिकित्सा, और यू का मतलब यूनानी से है, एस का मतलब सिद्ध से है, और एच का मतलब है होम्योपैथी से। ठीक है। तो आयुष का फुल फॉर्म इसको नोट कर लीजिएगा। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ। इसके लिए स्पेशल एक मंत्रालय बनाया गया है जिसको आयुष मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो जो आयुष मंत्रालय है भारत सरकार के द्वारा, मतलब आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 18 नवंबर 2018 को ये दिवस यानी कि जो आपका राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है इसको मनाने के लिए जो है घोषणा की गई थी। और देखिए वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री कौन है ये भी जान लीजिए। देखिए वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल जो है भारत के केंद्रीय आयुष मंत्री हैं, और जो आपके आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज हैं इनका नाम है मुंजा पारा महेंद्र भाई। तो इन दोनों मंत्रियों का नाम याद कर लीजिएगा। इनमें जो पहले हैं केंद्रीय मंत्री केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस यानी कि नेशनल नेचुरोपैथी डे कब मनाता है? ये 18 नवंबर को मनाता है। अगला है कि विश्व दर्शन दिवस यानी कि वर्ल्ड फिलासफी डे कब मनाता है? तो देखिए वर्ल्ड फिलासफी डे यानी कि विश्व दर्शन दिवस को हम नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाते हैं, और इस बार ये दिवस पड़ा है 18 नवंबर को। और जो आपका विश्व दर्शन दिवस है देखिए यानी कि जो आपका वर्ल्ड फिलासफी डे है ये 2002 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था, और 2005 में यूनेस्को के आम सम्मेलन ने घोषणा की थी कि जो आपका विश्व दर्शन दिवस है ये नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को हर साल मनाया जाएगा। देखिए दर्शन शास्त्र क्या है यानी कि फिलॉसफी क्या है, इसको हम 3 लाइन में जानेंगे। देखिए जो दर्शन यानी कि फिलॉसफी है ये वास्तविकता और अस्तित्व की प्रकृति का
जो जानना संभव है और सही और गलत व्यवहार का अध्ययन है। ये यूनानी शब्द फिलोसोफिया से आया है, जिसका मतलब क्या है? ज्ञान का प्रेम, यानी कि द लव ऑफ विजडम। ठीक है, तो जो यूनानी शब्द फिलोसोफिया है, इसी से फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब क्या है? द लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान का प्रेम। और ये मानव विचार के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि ये जीवन के अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए राज्य सैनिक बोर्ड, यानी कि राज्य सैनिक बोर्ड आरएसबी को मंजूरी दी? देखिए, अभी हाल ही में लद्दाख के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि अब लद्दाख में भी राज्य सैनिक बोर्ड बनाया जाएगा। और इस बोर्ड का काम क्या होगा? ये जो है राज्य सैनिक बोर्ड सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों सहित भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं विधवाओं और गैर लड़ाकों से संबंधित मामलों पर सलाहकार की भूमिका निभाएगा। और देखिए, लेह और कारगिल के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय नवगठित राज्य सैनिक बोर्ड के तहत कार्य करेंगे अब। ठीक है, यानी कि जो आपका लेह और कारगिल में जो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय है, तो ये जो है किसके अंतर्गत काम करेंगे? अब ये जो है लद्दाख के राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत काम करेंगे। और छठवां है कि निम्न में से किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो देखिए, सौरभ गांगुली को बनाया गया है आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष। और देखिए, सौरभ गांगुली के बारे में याद रखिएगा कि ये वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यानी कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इनको रिसेंटली 17 नवंबर को जो है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये फैसला दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में लिया गया हाल ही में। देखिए, गांगुली जो है इस समिति में पहले पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल थे, लेकिन अब उनको प्रमोट कर दिया गया है। और सौरभ गांगुली जो है किसका स्थान लेंगे? सौरभ गांगुली अपने साथी और भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले की जगह लेंगे, जिन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद ये पद छोड़ दिया है। तो अब जो है सौरभ गांगुली एक और पद संभाल रहे हैं आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष का। और ये बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष तो हैं ही। ठीक है, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं आज। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी है, इसके चेयरमैन है कौन? ग्रेग ब्रेकले। और सीईओ हैं गॉफ एलडाइस। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? दुबई यूएई में। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दुबई में है। यूनाइटेड अरब अमीरात का एक जो है एमिरेट्स है दुबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीसी की? देखिए, आईसीसी को 15 जून 1909 को स्थापित किया गया था। सातवां है कि भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में जो है मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर को स्थापित किया गया है। ये भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर होगा। देखिए, अभी हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी तरह का पहला समर्पित मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर यानी कि फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है, जो कि वास्तविक बाजार के नेतृत्व वाली परिस्थितियों से मत्स्य पालन स्टार्टअप को पोषित करेगा। और देखिए, इस इंक्यूबेटर को LINAC NCDC फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर के रूप में जाना जाता है। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा हाल ही में किया गया हरियाणा के गुरुग्राम में। आठवां की सलमान खान को किस राज्य ने कोविड टीकाकरण राजदूत बनाया है? तो देखिए, महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा की है कि सलमान खान को महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण राजदूत बनाया जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र के जो जन स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, इनके अनुसार मुस्लिम बाहुल समुदायों में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने में हिचकिचाहट मतलब देखिए, बहुत सारे मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये हराम है, हमें वैक्सीन नहीं लगवाना है। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए सलमान खान जो कि एक मुस्लिम अभिनेता हैं, तो इसीलिए जो है इनकी मदद ली जा रही है। नवा की केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए, प्रवर्तन निदेशालय के जो निदेशक हैं संजय कुमार, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इनका जो कार्यकाल होगा ये 18 नवंबर 2022 तक होगा। देखिए, जो आयकर विभाग है, तो आयकर विभाग के भारतीय राजस्व सेवा कैडर के 1984 बैच के अधिकारी हैं संजय कुमार मिश्रा। इनका वास्तविक मतलब जो कार्यकाल का विस्तार है, तो विस्तारित कार्यकाल 18 नवंबर 2021 को समाप्त होना था, लेकिन एक बार फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा के 18 नवंबर 2022 तक कर दिया गया है। ठीक है,
तो 18 तारीख को ये रिटायर होने वाले थे इसी महीने में, लेकिन अब ये अगले साल नवंबर महीने में 18 नवंबर 2022 तक काम करेंगे अपने पद पर। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी? तो देखिए ये अमाउंट है 6,466 करोड़ रुपए। देखिए जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, इन्होंने बताया कि इस योजना में सबसे ज़्यादा उड़ीसा के 3,933 गाँवों को शामिल किया गया है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश के 1,218 गाँवों को इस योजना में शामिल किया गया है, और जो झारखंड है इसके 827 गाँवों को इस योजना का हिस्सा बनाया गया है, और छत्तीसगढ़ के 629 और महाराष्ट्र के 610 गाँवों में भी संचार तंत्र मजबूत किया जाएगा इस पैसे में से थोड़ा सा पैसा लेकर। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि जो 5 राज्य हैं कौन कौन से, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने 6,466 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है हाल ही में। अगला कि व्यापार रिश्वत जोखिम यानी कि ग्लोबल ब्रेवरी रिस्क रैंकिंग को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसककर किस स्थान पर आ गया है? देखिए भारत इस साल यानी 2021 के व्यापार रिश्वत जोखिम सूचकांक में 82वें स्थान पर है, और पिछले साल 2020 में भारत जो है 77वें स्थान पर था। और देखिए इस सूची में यानी कि जो ये सूची इस साल जारी की गई है, इस सूची में 194 देशों को शामिल किया गया है, और इस साल के आंकड़े के मुताबिक उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, इरिट्रिया सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा व्यापारिक रिश्वत कहाँ पे लिया जाता है? सबसे ज़्यादा उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, फिर तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, फिर इरिट्रिया। और देखिए आपको बता दूं डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में ये सबसे कम है, यानी कि सबसे कम व्यापार रिश्वत जोखिम कहाँ पे है? डेनमार्क में है, फिर नॉर्वे में है, फिर फिनलैंड में है, फिर स्वीडन में है, उसके बाद न्यूजीलैंड में है। तो सबसे करप्ट कौन है इस मामले में? उत्तर कोरिया है, और सबसे कम करप्ट आपका डेनमार्क है। और भारत इस सूची में 82वें स्थान पर है, और पिछले साल 77वें स्थान पर था। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है कि किस देश ने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है? तो देखिए 17 नवंबर को भारत ने जो है यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है। देखिए आपको बता दूं रिसेंटली 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन यानी कि यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से भारत को चुना गया है, और भारत ने ये चुनाव 164 वोटों की मदद से जीता है। देखिए जो यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड है ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है, और इसे सामान्य सम्मेलन के दौरान चुना जाता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है आपके लिए कि राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया था, बताइए। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाते हैं, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं में बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है, बताइए। चौथा कि हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, बताइए। और पांचवा कि विश्व COPD दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे कब मनाता है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही होंगे। तो का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 16 नवंबर को मनाते हैं। और दूसरा था कि हाल ही में कैसरे हिंद को किस राज्य का राजकीय तितली घोषित किया गया है, तो इसको अरुणाचल प्रदेश का राजकीय तितली बनाया गया है। और नेक्स्ट था कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो इनका नाम है राहुल द्रविड़। चौथा था कि हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो इनका नाम है मन्नू भंडारी। और पांचवा था कि हाल ही में कोलंबिया के एक पूरे शहर को सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है, तो देखिए ये ज्वालामुखी आपका है नेवाडो डेल रुइज। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।